वेलकम 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 स्टूडेंट्स। आ गए आप, बहुत बढ़िया किया। क्या है आज? तो आज है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2। तो जिस बच्चे ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे क्या करना है, पहले वाला लेक्चर देखना है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे जो कि हमारे क्लास 12th में भी काम आएंगे। क्या कॉन्सेप्ट थे सर? जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, सब कुछ बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सर, बताया था, न्यूमेरिकल भी कराए थे सर, कराए थे। और क्या कराया था? और बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, उसके ऊपर फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, करंट क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, सब कुछ बताया था। तो लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा वो पहले ही वाला लेक्चर देख ले, उसे के बाद ये लेक्चर कंटिन्यू करे। क्लियर हो गई बच्चों बात? स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या पढ़ाएंगे सर आज? तो सबसे पहले हम पढ़ाने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंबल्स। इलेक्ट्रिसिटी में जो भी सिंबल यूज होते हैं वो हम देखेंगे, जो हमारे काम के आएंगे ताकि हम हैबिचुअल हो जाएं। आप ऐसे समझिए कि जैसा आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, इंग्लिश बोलने से पहले आपको क्या सिखाया जाता है? आपको सिखाया जाता है अल्फाबेट्स ABCD, तभी तो आप उनके वर्ड बनाते हैं और वर्ड के क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो इसलिए हम भी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने से पहले हम पहले जानेंगे, क्या जानेंगे? हम पहले जानेंगे सिंबल्स कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स क्या होते हैं, उसके बाद उन सिंबल से मिला के क्या बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। ठीक है बच्चों, एक एक सिंबल को ध्यान से याद कर लीजिए क्योंकि अब इन सिंबल्स को हम हर बार यूज करेंगे। क्लियर? चलिए पहला सिंबल देखिए, सबसे पहला सिंबल, तो सबसे पहला सिंबल है सेल का। ये होता है सेल का सिंबल। इसमें जो बड़े वाला डंडा इसे कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाला डंडा इसे कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। याद रहेगी ये बात, सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बैटरी। तो बैटरी में जब 2 से ज्यादा सेल हो जाएं तो उसे कहते हैं बच्चों बैटरी। क्लियर? बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला डंडा, ये छोटा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? ठीक है, सेल आ गया समझ में, बैटरी आ गया समझ, यानी कि सेल को अब से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बैटरी को अब से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है बच्चों वायर। तो वायर, तो कनेक्टिंग वायर तो हम सीधा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे कनेक्टिंग वायर। सर आ गया समझ में? सर नेक्स्ट बताओ। तो नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए बता देता हूं क्या है, एक तरह की रुकावट, करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा होती है उसे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। सिंबल क्या होगा उसका? जो सिंबल होगा ये रहा रेजिस्टेंस का सिंबल। क्लियर? ये है कैसा रेजिस्टेंस? ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड मतलब सर चेंज भी होता है, तो हाँ बच्चों रेजिस्टेंस चेंज भी हो जाता है, फिक्स भी रहता है, तो ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो वेरी करता है उसे बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वो कैसा होता है सर? ये देखो, या तो आप ऐसे बना लो या फिर आप ऐसे बना लो। क्लियर? इसको आप बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कभी कभी हम रेजिस्टर भी बोल देते हैं, याद रखेंगे, रेजिस्टेंस को कभी कभी रेजिस्टर भी बोल देते हैं। तो फिक्स्ड रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, याद ही रहेगी ये बात। आगे बढ़ जाऊं, बोलो यस। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताएंगे सर? नेक्स्ट है एमीटर। तो एमीटर का सिंबल मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये है एमीटर, जो क्या नापता था? जो नापता था करंट। नेक्स्ट क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का भी पहले बता चुका हूं, ये क्या नापता है? पोटेंशियल। वोल्ट मीटर, याद रहेगी ये बात? ठीक है, हटा दूं कुछ? नोट कर लिया? ठीक है, ये लो हटा दिया। और बताओ सर और भी सिंबल होते हैं? यस, अभी और भी देखेंगे। क्या है और सिंबल? ये देखिए, तो एक होती है की। की क्या है? हमारे यहां पर हम बोलते हैं ना, हाँ भाई पंखा चला दे, तो पंखा चलाने के लिए क्या करते हैं हम स्विच दबाते हैं, तो स्विच को बोलते हैं की। इलेक्ट्रिकल टर्म में क्या बोलते हैं? की। तो की कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखो,
तो की या तो ओपन हो सकती है या फिर क्लोज हो सकती है। क्लोज ओपन का मतलब देखो, इस बात को दिमाग में उतार लो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ओपन क्लोज का मतलब क्या? की ओपन का हमें ऐसा लगता है कि हमने पंखा चला दिया, गलत। की ओपन का मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में पंखा बंद होता है। क्या होता है? पंखा बंद, यानी कि की को आपने बंद करा। देखो कैसे, भी थोड़ा वो समझेंगे। मान लो करंट ऐसे आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। अगर की ओपन है तो क्या ये करंट इधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि सर्किट टूट गया। सर्किट बीच में टूट गया। अगर सर्किट बीच में टूट गया तो करंट यहां पे नहीं जा पाएगा। तो इसे कहते हैं ओपन की। और ओपन की में यानी कि जब करंट नहीं जा रहा तो पंखा नहीं चलता। याद रहेगी ये बात। तो की ओपन का मतलब क्या है? स्विच ओपन का मतलब क्या है? कि पंखा नहीं चलेगा। क्लियर? ठीक है। इसका एक और सिंबल होता है, वो भी बना के दिखाता हूं। कहीं कहीं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन की, दोनों का एक ही मतलब है। क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़े हैं? क्लोज की, जब पंखा चलेगा। तो क्लोज की कैसे बनाते हैं? ये देखो, जब इन दो की को मिला देंगे और ये मिल गई, ये चलने लगा करंट। अब करंट यहां जाएगा तो यहां भी आएगा। क्लियर? इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड की। क्लोज्ड की मतलब आप लिख लेना इस बात को, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप भूल जाएंगे इस बात को। तो आप यहां पर लिख लेना कि भैया ओपन की का क्या मतलब है, क्लोज की का क्या मतलब। ओपन की का मतलब है पंखा बंद है और क्लोज की का मतलब है पंखा चालू है। और ऐसे क्या, इसका दूसरा सिंबल क्या है ये भी देख डालो। तो जब क्लोज की होगा तो यहां पर ऐसे बनाते हैं। क्लियर हो गई? हो गई। सर क्या करेंगे? सर अब नोट करेंगे। नोट कर लिया? कर लिया। कुछ और रह गया? रह गया। एक चीज मैं बताना था, भूल गया। देखो, जहां वेरिएबल रेजिस्टेंस लिखा है आपने, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? तो उसे वहां बोलते हैं रिहोस्टेट। नाम लिख लेना, क्या बोलते हैं? रिहोस्टेट। क्या होता है सर? ये वही होता है। ये एक तरह का रियोस्टेट, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप फिजिक्स में यूज करते हैं, जिसके मदद से आप रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। कैसा होता है सर? तो कुछ इस तरह का होता है सर, ऐसा होता है सर, ठीक है। और यहां पर एक नोब होती है जिसको हम घुमाते हैं। यहां पर एक वायर लगता है, दूसरा वायर यहां लगता है, और इसके मदद से, इस स्लाइडर की मदद से ये ऐसे यहां घूम सकता है। इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस को चेंज कर पाते हैं। चाहो तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना कैसा होता है देखने में। क्या? रियोस्टेट, जो कि क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है। और क्या बताएंगे सर? और कौन से सिंबल रह गए? तो अब सिंगल रह गया बल्ब का। तो भैया बल्ब का सिंबल तो आपको मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ये देखो, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, कहीं कहीं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बल्ब। समझ गए बात आप? सर समझ गए। सर आगे कराएंगे? आगे कराएंगे। नोट कर लो बच्चों, जल्दी से। कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा है, हटा दूं मैं ये? ठीक है, हटा रहे हैं। अब ये तो हो गया सर सिंबल। अब क्या करेंगे? तो अब पढ़ेंगे डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? करंट की। तो हेडिंग डालेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट कैसे बहता, उसकी डायरेक्शन कहती। क्या कहती? देखो, अब आप क्या कर रहे हैं, मान लो एक बैटरी है, तो बैटरी कुछ इस तरह की होती है। यहां पर एक टर्मिनल, यहां पर एक टर्मिनल। तो इसको हटा के, मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको हटा के क्या मैं बैटरी की जगह, सेल की जगह, सेल मान लेते हैं, ये लगा लेते हैं सेल में, ठीक है। और इस सेल को किससे कनेक्ट कर दिया? एक वायर से। समझ गए आप? ठीक है। तो एक्चुअल में इस वायर के अंदर हो क्या रहा होगा वो आपको दिखाने की कोशिश है। तो मैं इस वायर को बड़ा कर रहा हूं कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा, ठीक है। क्या किया है? सेल के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, किसके थ्रू? वायर के थ्रू। तो भैया ये थी सेल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। इस वायर के अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, कैसे करंट जाएगा, वही आपको दिखाने की कोशिश है। कैसे जाएगा ये देखो। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है इस पे क्या एक्सेस है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है इस पे क्या एक्सेस है? प्रोटॉन। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब सर बताइए, चल के जाता कौन है?
कौन चलेगा, क्योंकि मैंने बताया था ये दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है सर, प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन भी। और मैंने बताया था करंट कब बनता है, मैंने बताया था करंट बनता है तब जब चार्ज चलता है। तो इनमें से कोई सा चार्ज चलेगा, और चार्ज के चलने से क्या बनेगी, बिजली बनेगी, करंट बनेगा। कौन सा चार्ज चलेगा, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रॉन चल ले या फिर प्रोटॉन चल ले। तो कौन सा चलेगा, तो आपके पास दो ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब कौन सा चलेगा वो बता देता हूं मैं। देखो मास के बेसिस पे डिसाइड होता है कौन सा चलेगा। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कम है किससे, प्रोटॉन के मास से। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है किससे, प्रोटॉन के मास से। तो सर कौन जल्दी चलेगा, अब बताओ, दो आदमी बैठे हैं, एक भारी एक हल्का। अब उनसे बोला जा भाई तुम उठो यहां से और वहां तक जाओ, तो कौन जल्दी जा पाएगा, हल्के वाला। तो मोबिलिटी यानी कि चलने की क्षमता किसकी ज्यादा हो गई, हल्के वाले की। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, हल्का वाला कौन है, और इलेक्ट्रॉन, यानी कि मोबिलिटी किसकी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की। तो जब चलने को कहा जाएगा तो कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन। याद रखें इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है आपको इस वक्त कि मोबिलिटी, लिख भी लेते हैं इसे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन। क्लियर हो गई बात, इंपॉर्टेंट बात है बहुत, लिख लें इस बात को। तो भैया इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो जुग जुग ये चले, इलेक्ट्रॉन ये चले, कहां जा रहे, वायर में ऊपर जा रहे, क्या जा रहे, फिर कहां जा रहे, इधर जा रहे, इधर से वापस किधर आएंगे, प्रोटॉन पे। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन ने खींच रहा। तो ये इधर चले, वापर में इधर आए और यहां आ गए। क्लियर हुई बात। तो ये तो हुई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, सही है। अब याद रखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन होती है किसकी, करंट की। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिख ले बात को, ये डायरेक्शन है किसकी, करंट की। कि भैया क्या, कि भैया ये है कि डायरेक्शन जो होती है करंट के फ्लो होने की वो हमेशा अपोजिट होती है किसके, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। क्लियर। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट इसमें कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। क्लियर हो गई, कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की। और ये ऊपर वाली किसकी थी, इलेक्ट्रॉन। तो सर हम कैसे पहचानेंगे, तो आप ऐसे पहचानेंगे, आपको एक सिंपल तरीका दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, याद रखेंगे करंट हमेशा पॉजिटिव वाले टर्मिनल से निकलता, याद रहेगी ये बात, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से निकलता और कहां जाता, नेगेटिव वाले टर्मिनल पे आता। पॉजिटिव से जाता, नेगेटिव पे आता। क्लियर, सटकली। चलिए, तो याद क्या रखा हमने कि भैया देखो अब ये चक्कर हटाओ, सर हमने तो नोट ही नहीं किया था। तो भैया वीडियो पॉज करो, नोट कर डालो, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये वायर, तो यहां पर एक बल्ब लगा दिया। करंट कहां को जाएगा, करंट की डायरेक्शन बताओ। तो करंट डायरेक्शन, क्लियर, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से निकलता, कहां जाता, नेगेटिव पे। मान लो मैं एक बैटरी लगा देता, मैंने इसी में चेंज कर दिया, सर्किट में क्या चेंज करा, ये देखो बैटरी बन गई। इस बार पॉजिटिव इधर है, तो करंट किधर से जाएगा, इधर से जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ गए आप, बहुत बढ़िया। हटा दूं, हटा दिया सर आपने सिंबल बता दिए, आपने करंट की डायरेक्शन बता दी। अब क्या बताएंगे सर, अब बताएंगे सर इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनता। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्यों बता रहे हैं सर ये, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आएंगी, तो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट आना चाहिए। तो कैसे होता है, देखो मान लो आपके घर में एक बल्ब, ठीक है, और बल्ब आपने किससे कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट कर रखा, और बैटरी किसके साथ कनेक्ट है, स्विच से, बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए। तो कैसे कैसे लगाएंगे, ये देखो। तो मान लो पहले तो बैटरी है, तो बैटरी के लिए ये बना दिया आपने, ये ठीक है। अब इसके साथ एक बल्ब लगाएंगे, तो ये लो बल्ब आ गया। अब इसके साथ एक क्या लगाएंगे, की, तो ये आ गई की, बन गया इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बैटरी को बी से, ये हो गया बल्ब, और के क्या हो गई, की।
तो यहां से करंट जाना है तो कहां जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहां से वापस आएगा। बट कब जाएगा, जब ये की क्या होगी, क्लोज। तो क्लोज में इसे हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। सही हो गई बात, आपको समझ में आ गया सर्किट कैसे बनता है। तो मैं समझता हूं आपको ये बहुत बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्या है, तो अब करेंगे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उससे पहले क्या है, उससे पहले ये चीज बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। जो जो टॉपिक मैं करा रहा हूं उससे रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस भी रहे साथ में। क्लियर हो गई बात। मैं समझता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं, आप किसी भी बुक को पकड़ लें, एक भी न्यूमेरिकल अटक जाए तो नाम बदल दूं। क्यों, क्योंकि आप कहां पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाले बाबा पे। क्लियर हो गई बात, हटाया जा रहा है। आगे करेंगे सर, आगे करेंगे सर। इससे पहले कुछ रह गया तो देख लो, कुछ कराना हो तो। चलिए, कुछ नहीं कराना, आपका सीधा पढ़ना, ओम्स लॉ पे आना। कुछ न्यूमेरिकल जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप जाएं डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिख ही देना, ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि हाँ भाई इसका ये आंसर है। बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करो, आप ये करो, मेरी मेल आईडी भी रहती है उसमें, रहती है ना, रहती है। तो आप एक काम करो, सारे आंसर लिखो, फोटो बनाओ, पीडीएफ बनाओ, और मेरी मेल आईडी पे डाल दो। अपना नाम लिख के, अपना स्कूल लिख के, अपना कौन से स्टेट से हो, ये सब लिख के डाल दो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए। चलिए, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। याद रहे, क्या याद रहे, कि ये पेपर में 2 नंबर में पूछ लिया जाता, 1 नंबर में पूछ लिया जाता, कई बार आया भी जाता। क्लियर हो गई। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ पहले तो ये समझ लीजिए, और हम डेफिनेशन लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, और डिटेल की बातें जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। क्या होता है ये देखिए, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट whenever physical condition and temperature of material is constant, then potential difference is directly proportional to its current, या फिर बोल दो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे ये लिख दो, देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर होगी बच्चों बात। क्या है सर ये, तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, क्या याद रखो, इसके अंदर ये whenever physical condition and temperature, पहले तो याद रखो ओम्स लॉ की ये कंडीशन है। कभी कभी आपसे ओम्स लॉ की कंडीशन पूछ ली जाती है, तो याद रखना ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब ये 2 कंडीशन वैलिड है, यानी जब ये 2 कंडीशन फॉलो होती है। अगर ये 2 कंडीशन फॉलो नहीं होती तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दे लें कि ये ओम्स लॉ की क्या है, कंडीशन है। अगली बात क्या करेंगे, अगली बात ये कहता है किसी भी मटेरियल में क्या पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, यानी कि अगर करंट बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या था, V, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, करंट का सिंबल I, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, यानी कि I बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, सॉरी V बढ़ेगा I बढ़ेगा, I बढ़ेगा V बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। तो जनरली होता क्या है, V के बढ़ने से I बढ़ता है। कैसे, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक बल्ब है, ये इस बैटरी से कनेक्टेड है, इस बैटरी का अपना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता सर आपको, तो बैटरी पे लिखा रहता इतने वोल्ट की, तो ये इसका है, मान लो ये 1.5 वोल्ट की बैटरी, तो इसमें से कुछ करंट निकल रहा, बल्ब में जा रहा, बल्ब ग्लो हो रहा, ठीक है, बल्ब जल रहा। अब अगर मैं इस पोटेंशियल को बढ़ा दूं,
इस 1.5 की जगह मैं कर दूं 2.5, तो पोटेंशियल बढ़ा दिया मैंने बैटरी की, यानी कि बैटरी की क्षमता बढ़ा दी, तो इसमें से जो करंट निकलेगा वो भी ज्यादा निकलेगा, तो बल्ब भी कैसा ग्लो होगा, ज्यादा ग्लो होगा। समझ रहे हो बात? जैसे आपका गर्मी में होता है, पोटेंशियल आते हैं तो करंट बढ़ता है और बल्ब ज्यादा ग्लो होता है, पोटेंशियल कम आता है तो करंट कम आता है और आपके घर में लो लाइट जलती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो मतलब पोटेंशियल बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। यही ओम्स लॉ ने कहा कि पोटेंशियल बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, करंट बनता है। ठीक है बात, ओम्स लॉ। बट कब है ये, जब टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखें, आगे देखिए, तो आगे देखिए, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट आपको ध्यान देना। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम इक्वल टू लगाते हैं और साथ में लाते हैं कांस्टेंट, तो यहां पर उस कांस्टेंट का नाम है पहले तो आर। ठीक है, आर। अब आर क्या है, आर को आप कह सकते हैं क्या, या तो आप इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल दो, प्रोपोर्शनैलिटी नैलिटी कांस्टेंट। क्लियर होगी बात? और जो इसका फेमस नाम है, दूसरा नाम जो मैं आपको बताने जस्ट वाला था, क्या नाम है इसका, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, एक तरह की रुकावट। रेजिस्टेंस यानी कि करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस। तो यहां पर सर जो सर्किट आपने बनाया था बल्ब वाला, यहां पर करंट के रास्ते में रुकावट क्या थी, सर बताओ जरा, करंट के रास्ते में क्या रुकावट थी? तो याद रखो क्या रुकावट थी। देखो, बल्ब एक तरह का डिवाइस है, उसका अपना खुद का क्या है, रुकावट है, उसकी अपनी खुद की क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गई बात? दूसरा, वायर, वायर का खुद का भी तो रेजिस्टेंस है, समझते हो बात? तो यानी कि हर मटेरियल का अपना क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो करंट को पहले तो इस वायर के रेजिस्टेंस को पार करना, अब फिर क्या करना, फिर बल्ब के रेजिस्टेंस को पार करना। समझते हो बात? तो ये क्या है, करंट के रास्ते में एक तरह की रुकावट है, तो रेजिस्टेंस को बोलते हैं रुकावट। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट क्या, रेजिस्टेंस, और उसमें लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इट इज एन क्या लिखेंगे, रुकावट। इट इज एन हिंड्रेंस टू द पाथ ऑफ करंट, यानी कि करंट के रास्ते की ये क्या है, हिंड्रेंस है, रुकावट है। समझ गए आप बात? क्लियर हो गई। अब आगे क्या लिखेंगे, तो आर का फॉर्मूला क्या बनता है, रेजिस्टेंस में लिखेंगे, तो आर का फॉर्मूला बनेगा V अपॉन आई। क्लियर? V अपॉन आई। तो आर की यूनिट क्या बनेगी, तो V की यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, और करंट की एम्पियर। इतनी बात समझ में आती है? इस वोल्ट पर एम्पियर को एक नया नाम दे रहे, क्या नाम दे रहे, ओम। क्या देंगे, ओम। तो ओम लिखेंगे या तो ऐसे OHM, ओम, OHM, या फिर इसका सिंबल है, ओम का भी सिंबल है, क्या सिंबल होता है, देखो ये सही है, याद रहेगा, इसको कहते हैं ओम, OHM, क्योंकि हर सिंबल का नाम होता है। जैसे इस सिंबल का नाम क्या है, आर, तो इस वाले सिंबल का क्या नाम है, ओम। समझ गए बात? जैसे इस वाले सिंबल का क्या नाम होता है, पाई, तो इस वाले सिंबल का क्या नाम है, ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम। फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन आई। V क्या है, पोटेंशियल, I क्या है, करंट। क्या हमें इतनी बात समझ में आ गई? क्या आ गई सर। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा, तो ओम्स लॉ को आगे कर रहे हैं, और यहां देखो क्या, तो नोट बना के पॉइंट लिख सकते हैं। नोट बना के पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि I जो है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। मतलब अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। भाई तुम ये सोचो ना, करंट ऐसे जा रहा है, अगर इसे यहां पे रोकने वाली ताकत कम हो जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा, और रोकने वाली ताकत ज्यादा हो जाएगी तो करंट घट जाएगा। तो ऐसे रिलेशन कहते हैं इनवर्स रिलेशन, यानी कि करंट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट गया। तो हम इसे बोलते कैसे हैं, इसे बोलते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट
बढ़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? मैं समझता हूं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, तो अब पढ़ेंगे कुछ ओम्स लॉ के ऊपर बढ़िया से न्यूमेरिकल। स्टार्ट कर रहे हैं क्या? यहां तक देख रहे हो वीडियो? अभी तक देख रहे हो? अगर अभी तक देख रहे हो तो लाइक क्यों नहीं किया? वीडियो को लाइक कर दो। क्यों? क्योंकि अभी तो आगे भी है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट कर रहे हैं हम 1, जिसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा न्यूमेरिकल्स। किसके? ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको जनवाएंगे कि क्या क्या चीज होती है। तो स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3। तो भैया पहला न्यूमेरिकल ओम्स लॉ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या आपको दिख रहा है पहला न्यूमेरिकल? पढ़ पा रहे हैं आप? पढ़ पा रहे हैं। क्या कह रहा है? इन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी एंड रेजिस्टर 60 ओम, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। सबसे पहले आप सर्किट बनाओ, सर्किट नहीं गिवन। तो इसने बोला कि एक बैटरी लगी है 24 वोल्ट की, 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है एक सर्किट में, जिसके अंदर रेजिस्टेंस कितना? 60 ओम। अब रेजिस्टेंस के लिए आप लोग लोड बना लो। लोड क्या है? एक तरह का बल्ब। तो आपने एक बल्ब बना लिया जो कि जिसका रेजिस्टेंस कितना, रुकावट कितनी दे रहा है? रेजिस्टेंस है जिसका 60 ओम। सही है बात? समझ में आती है आपको बात? ठीक है। कह रहा है कि ऐसे सर्किट में करंट कितना जा रहा होगा, आपको आई चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे सर्किट में V आपको दे रखा है 24 वोल्ट, R आपको दे रखा है 60 ओम, आपसे पूछ रहा I। तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है आपने जिसमें VIR आता हो? तो सर आपने पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला है? ओम्स लॉ फॉर्मूला है। ओम्स लॉ क्या कहता है? V = IR कहता है। I चाहिए आपको तो V/R। आपको जो चीज चाहिए वो एक तरफ, बाकी चीज एक तरफ। तो R नीचे आ गया, V/R। V कितना? 24, R कितना? 60। तो कितना आया? 0.4 एम्पियर। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे सर्किट में करंट कितना ड्रॉ हो रहा होगा? 0.4 एम्पियर। हटा दूं? ले लिया स्क्रीनशॉट? हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट की जगह हम आयरन कर लेते हैं। आयरन, एन आयरन हैज की जगह ड्रॉज कर लेते हैं। एन आयरन ड्रॉज 3.4, लो इसे हटा ही देता हूं। एन आयरन ड्रॉज 3.4 एम्पियर, 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। calculate current when supply is 110 वोल्ट। क्या कह रहा है अभी? तो कह रहा है कि एक आयरन है, आयरन समझते हैं आप, प्रेस है। कह रहा है प्रेस के जो सर्किट है उसमें ऐसे मान के चलिए कि ये आपका बोर्ड है 3 प्लग इन वाला, और आपने इसमें एक प्रेस लगाई, ये रही प्रेस। ठीक है, प्रेस लगाई। कह रहा है कि जब इस वाली सप्लाई में 220 वोल्ट था तो यहां से करंट निकल रहा था कितना? 3.5 एम्पियर, 4 एम्पियर। क्लियर? अब कह रहा है कि जब इस वाली सप्लाई में करंट 110 वोल्ट होगा तो करंट कितना निकलेगा, ये बताओ। तो आप ये सोचिए कि इस वाली चीजों से आप क्या निकाल सकते हैं? एक R निकाल सकते हैं। कैसे पता आपको? V पता है, I पता, R पता चल जाएगा। R किसका है? बेसिकली ये R है आयरन का, कि आयरन कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा, क्योंकि रास्ते में रुकावट तो यही है ना केवल। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भैया R पता निकाल लो। R कैसे निकालते हैं? V = IR। तो R कैसे निकलेगा? V/I। तो R कितना आ गया? V कितना है? 220, और I कितना है? 3.4। इसे सोल्व करा, ऊपर आया 10। थोड़ा बहुत सोल्व करेंगे, कितना आएगा? तो मैं डायरेक्टली सोल्व करके बता देता हूं आपको। यह आएगा 64.7 ओम। क्लियर हो गई बात? यानी कि आयरन का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 64.7 ओम। अब इस बार क्या है आपके पास? आयरन का रेजिस्टेंस है इस बार कितना? 64.7 ओम। V है आपके पास, I निकाल लो। फिर से आपने V = IR लगाया, I निकालना है V/R। V कितना है इस बार? 110 वोल्ट, और R तो आप पता ही है, क्योंकि आयरन का रेजिस्टेंस तो फिक्स है ना। आयरन तो चेंज नहीं करी, तो आयरन चेंज नहीं करी यानी कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं करा। तो आयरन का रेजिस्टेंस जो इस वाली सप्लाई में था वो इस वाली सप्लाई में होगा, तो हमने इस वाली सप्लाई का रेजिस्टेंस निकाल के रख दिया इसमें। तो कितना आया था? 64.7 ओम। तो आप इसे बस कैलकुलेट कर लो।
कितना आएगा, ये आएगा 1.7 एम्पियर। समझ गए आप? क्लियर हो रही है बात? अब देखो करंट भी घट गया। मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ में, क्या बताया था, पोटेंशियल घटता करंट घटता, पोटेंशियल बढ़ता करंट बढ़ता। अब देखो पोटेंशियल पहले ज्यादा था तो करंट ज्यादा था 3.4, पोटेंशियल घट गया तो करंट भी घट गया। फॉलो हो रहा है ओम्स लॉ? तो बच्चों यही बात है ओम्स लॉ की, यही ब्यूटी है कि आपको ऐसा समझना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, तो अब सर ऐसा क्वेश्चन कराएंगे जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में कई बार बच्चों आ चुका। समझ रहे हो आप? समझ रहे हैं? उतार दो क्वेश्चन, उतार दो। तो नेक्स्ट स्लाइड आपको किसकी मिलेगी, क्वेश्चन की मिलेगी। स्टार्ट कर दूं? कर रहे, ये लो देखो आगे चलिए। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बिलो। मतलब कह रहा एक सर्किट है जिसमें कितने पोटेंशियल के लिए कितना करंट है वो गिवन है। तो इस तरफ है पोटेंशियल ऊपर, ठीक है, और इस तरफ है करंट। इनकी यूनिट दे रखी है, पोटेंशियल की यूनिट दे रखी है वोल्ट और इसकी दे रखी है एम्पियर। सही है बात? कह रहा है कि जब पोटेंशियल 2.5 था तो करंट निकला 0.1 एम्पियर सर्किट में से। जब पोटेंशियल 5 था तो करंट 0.2, जब पोटेंशियल 10 था तो 0.4, पोटेंशियल 15 तो करंट 0.6, 20 पे 0.8, 25 पे 1। क्लियर हो गई? ठीक है। पहले पार्ट में पूछ रहा है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो यानी कि आपको एक ग्राफ बनाना है V और I के बीच का। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका बोर्ड में, आप भी समझ लीजिए बहुत ही बारीकी तरीके से। मैं हर एक क्वेश्चन करा दूंगा इसका। तो पहला क्वेश्चन था जिसमें V और I के बीच में ग्राफ बनाना है। तो हम एक ग्राफ बना रहे हैं, देखो ये लो, दो एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस पर रख रहे हैं हम करंट और वाई एक्सिस पर रख रहे हैं पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये तो ओरिजिन ही हो गया, आपको मानना है एक स्केल, करंट के लिए भी और पोटेंशियल के लिए भी। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्केल मारने के लिए आपको एक गैप देखना पड़ेगा इनके बीच में। तो इनके बीच में गैप देखो, पोटेंशियल देखो, 2.5 के बाद 5 डिफरेंस करो, कितना आ रहा, 2.5 आ रहा। 5 के बाद 10, 5 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, फिर इन दोनों के बीच में 20 - 15, 5, फिर 25 - 25, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 का डिस्टेंस है। तो आपको यहां पे स्केल भी किसका लेना पड़ेगा, 5 का। ठीक है, चलिए तो देखो, तो हम स्केल ले रहे हैं 5 के डिस्टेंस का, 5, 10, 15, 20, 25 मेरी टॉप लिमिट है, 25 पे मैं रुक गया। ठीक है, इसकी बात करेंगे। यहां देखो क्या है, 0.1, 0.2, 4, 0.6, यानी कि लगभग 2 का गैप तो यहां है और 1 का गैप यहां है। यानी कि देखो 0.2 - 0.1 कितना आएगा, 0.1, 0.4 - 0.2 कितना आएगा, 0.2, 0.6 - 0.4 क्या आएगा, 0.2, 0.8 - 0.6 क्या आएगा, 0.2। तो यानी कि 0.2 का गैप है। मैं 0.2 गैप ना लेके सीधा 0.11 का गैप लेता हूं। तो देखो 0.1, 0.2 सारे के सारे प्लॉट कर देता हूं, 3, 4, 5.6, 0.7, 0.8 और इसे आगे एक्सटेंड कर लेता हूं थोड़ा सा, ये लो 0.9 और ये 1.0 और यहां हो गया करंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया प्लॉटिंग। अब क्या करना है, प्लॉटिंग के बाद आपको वैल्यू रखनी है। तो मैं अलग अलग मार्कर से दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद आपको दिखे। थोड़ा जूम इन कर दूं दिखाने के लिए, ये लो जूम इन कर देता हूं, अब दिखेगा? ठीक है, चलिए कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्लॉटिंग क्या करनी है कि भैया पोटेंशियल कितना है, 2.5, तो 2.5 कहीं यहां हो गया और करंट कितना, 0.1, यानी कि ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, सही है, ऐसे कर सकते हैं आप इसे। ये दूसरा क्या है, 5 और 2, पोटेंशियल कितना है 5 और ये कितना है 0.2, तो ऐसे मिला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, 10 पे 0.4, मेरे हिसाब से आपको ये तो आता ही होगा, क्यों बच्चों, 0.54। नेक्स्ट क्या है, 15 पे 0.6, 15 पे 0.6। क्लियर हो गई? ये थोड़ा सा इधर बनता, ये भी थोड़ा सा इधर,
नेक्स्ट क्या है, 20 पे 0.8, 20 पे 0.8। नेक्स्ट क्या है, 25 पे 1। समझ में आ रही है बात। अब जितने भी पॉइंट आपको मिले हैं मैथ में आप पढ़ चुके ऑलरेडी, क्या करो इन्हें मिला दो। ये मिलाया तो आपने देखा कि आपको क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मिली। समझ गए बात आप। तो आपको एक तो बोला गया कि भैया ग्राफ बनाओ, तो आपने ग्राफ बना के दिखा दिया। अब क्या बोला गया नेक्स्ट पार्ट में, तो आपसे बोलेगा कि भैया एक काम करो कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, अब जूम आउट कर रहा हूं थोड़ा सा, हो गया देखो। अब बोलेगा ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट बोल दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना है ये निकाल के दो। अब याद रखना बच्चों, स्ट्रेट लाइन जब भी आती है तो हर जगह रेजिस्टेंस कैसा होता है, सेम होता है। क्यों? क्योंकि हर जगह V/I का रेशियो यानी R हमेशा क्या होता है, सेम होता है। मैं आपको हर एक में निकाल के दिखा देता हूं, सबका देखिए, सबका देख लीजिए। पहले का देखिए, V/I चाहिए आपको R निकालने के लिए, तो पहले का कितना होगा 2.5/0.1, ये कितना आएगा 25 ओम। दूसरे का देखिए R1 आ गया, R2 देखिए 5/0.2, ये भी कितना आएगा 25 ओम। R3 देखिए 10/0.4, ये भी कितना आएगा 25 ओम। तो बच्चों सारे के सारे कितना आएंगे 25 ओम। क्यों? अगर स्ट्रेट लाइन आई है तो। समझ गए आप? समझ गए। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ V/I। यहां पर V/I के रेशियो को क्या कहते हैं, तो हम बोलते हैं उसे रेजिस्टेंस। आप बेहतर समझते हैं, समझते हैं। कह रहा है यहां पर थर्ड क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस लॉ को यहां पे फॉलो करता है, तो किस लॉ को करता है, ओम्स लॉ को करता है। करता है, करता है। ठीक है, हटा दें, हटा दें। चलिए अब आपको एक कंक्लूजन बता देता हूं इसका, आपको याद रखने के लिए बेस्ट कंक्लूजन। तो एक कंक्लूजन लिख लो, अच्छा सा सुंदर सा कंक्लूजन। क्या बताएंगे सर, अगर कोई V/I का ग्राफ है, V/I का ग्राफ, और वहां पर स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, तो इस थीटा, ये जो थीटा, ये थीटा क्या होता है, तो इस थीटा को तो हम बोलते हैं क्या, सबको पता होगा, स्लोप, मैथ में पढ़ चुके हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि V/I यानी कि VI के ग्राफ में स्लोप क्या दिखाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, व्हाट स्लोप शोज इन VI ग्राफ। VI ग्राफ में स्लोप क्या दिखा रहा है, यही क्वेश्चन है। और स्लोप है क्या है, थीटा। थीटा मतलब ये वाली लाइन से ये वाली लाइन कितनी उठी हुई, इसको बोलते हैं स्लोप। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, तो थीटा निकालना है आपको, निकाल रहे हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप यहां पे एक लाइन मान लें, तो यहां पर ये ट्राइंगल हो गया ABC और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। जिसको नहीं पता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो 10th में ही मैथ में ही पढ़ेगा, फिलहाल कोई बात इतनी डरने वाली नहीं है। तो अगर यहां पर आप tan थीटा निकालेंगे, जिसने पढ़ लिया उसे समझ में आएगा tan थीटा क्या होता है। तो tan थीटा होता है कितना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि क्या होगा BC, तो यानी कि क्या होगा BC अपॉन बेस क्या होगा, नीचे वाला बेस यानी कि AC। ठीक है, तो tan थीटा यहां से कितना आएगा, कितना आएगा, तो BC पर क्या है, BC पे है, ये वाली लाइन क्या शो करती है, स्ट्रेट लाइन शो करती है क्या, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल। तो इस वाली लाइन पर क्या है, वोल्ट, यूनिट क्या है उसकी, वोल्ट। और बेस वाली लाइन क्या शो करती है, करंट, तो यानी कि नीचे क्या लिख लें, एंपियर। ठीक है, तो tan थीटा, थीटा क्या दिखा रहा है, V/I, और V/I क्या होता है बच्चों, R। तो स्लोप क्या दिखाता है, R, यानी कि रेजिस्टेंस। यानी कि आप ये कह सकते, क्या कह सकते, आप ये कह सकते, क्या कह सकते, आप ये कह सकते कि भैया VI ग्राफ में स्लोप क्या दिखाता है, स्लोप दिखाता है रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? आ गई सर, आ गई, सर। थोड़ा सा आगे और बताऊं, एक एक अच्छी बात, एक बढ़िया सा क्वेश्चन किसके लिए, कंपटीशन टाइप के लिए बता दूं। तो स्लोप वाली बात से ही मैं आपको बता सकता हूं। देखो क्या, दो ग्राफ दे रखे हैं आपको,
एक सिचुएशन ए एक सिचुएशन बी, दोनों में वीआई ग्राफ दे रखा, दोनों में वीआई ग्राफ दे रखा। आपको एक का स्लोप ये दे दिया, एक का स्लोप ये दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा कौन से ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा, तो आपने कहा कि इस वाले का स्लोप ज्यादा, और स्लोप ज्यादा तो स्लोप क्या दिखाता, रेजिस्टेंस दिखाता। तो बी वाले का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा किससे, ए वाले के रेजिस्टेंस से। समझ में आ रही है बात? सर आपने बहुत बढ़िया बात बताई है, बढ़िया बात बताई है। तो क्या करना है, लाइक तो करना है ना चैनल को, और सब्सक्राइब भी करना है। आगे क्या बताएंगे सर? तो अब आगे बताएंगे हम कि भैया रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता 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 करता, ठीक है। तो अगली स्लाइड किस पे होगी, स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 तो आगे स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या स्टार्ट करेंगे, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। मतलब देखो आपने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि करंट के रास्ते में जो रुकावट है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसका सिंबल है R, उसका फॉर्मूला है V/I एज पर ओम्स लॉ, और उसकी यूनिट होती है ओम, जिसका सिंबल होता है, क्लियर। चलो अब देखेंगे हम रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो भैया पहला फैक्टर है, याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, क्योंकि इस वाले टॉपिक से हम एक नई चीज का इजाद करेंगे जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्लियर हो रही है बात? तो इसी चीज से वो इजाद करेंगे, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो नंबर 1 है क्या, नंबर 1 है ओके ओके रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब बताइए सर? इसका मतलब ये है कि ये एक मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल का अपना कुछ रेजिस्टेंस है, समझ में आ गई बात। अब आप इसकी लेंथ को बड़ा कर दो खींच के, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। आप इसकी लेंथ को घटा दो, कम कर दो, छोटा कर दो, तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। तो सीधा सीधा सा ये है, अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब मान लो आपके घर में एक तार जा रहा, उसके तार को आप पकड़ के खींच दो, ठीक है, सही है। ऐसा समझिए कि आपने तार के 2 एंड, एक एंड तो लगा रखा प्लग में और दूसरा एंड पे लग रहा बल्ब, ठीक है। अगर आप उसे तार को बीच में से पकड़ के खींच दे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट उसमें कम जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही है बात? और एग्जांपल क्या समझ सकते हैं, मानो कि ये एक प्लग है, 3 पिन प्लग, और यहां पर इस वाले कमरे में आपको इससे एक बल्ब जलाना है प्लग से, ठीक है। तो यहां तक की लेंथ हो गई L, सही है सर। मान लो कि आपको यहां एक कमरा था, उसमें बल्ब लगाना है, तो यहां पे डोरी ज्यादा लगेगी तो लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, जो यहां पर करंट जा रहा था I1 वो यहां पर नहीं जाएगा, कितना जाएगा, I2 जाएगा। इससे पता चलता है I1 ग्रेटर देन I2, क्योंकि यहां पर लेंथ बढ़ गई इस वाले कमरे में, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटता है, तो I2 घट गया। समझ में आ गई आपको बात? तो एक बात पता चल गई, रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, जब लेंथ बढ़ती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरी बात पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली तो भी समझते हैं ना, इनवर्सली अभी दिखाया भी था, प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। ऐसे रिलेशन को बच्चों बोलते हैं, एक ऊपर एक नीचे को इनवर्स रिलेशन। ऐसे रिलेशन को दोनों सामने सामने हैं, आमने सामने वाले को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, एक बढ़ता दूसरा बढ़ता, एक घटता दूसरा घटता। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, एक बढ़ता दूसरा घटता, दूसरा घटता पहला बढ़ता। समझ रहे हो बात? तो ऐसे रिलेशन इनवर्स, ऐसे रिलेशन डायरेक्ट।
तो आप ये कह सकते हैं एरिया कैसे बढ़ेगा, तो एरिया ऐसे समझिए, देखिए मान लो ये कोई ब्लॉक है, इसकी लेंथ है L और इसकी ब्रेथ है B, ठीक है, तो इसका एरिया फिलहाल क्या है L इंटू B। अब एरिया बढ़ाया कैसे जाए, एरिया बढ़ाया जाए कि इसकी लेंथ को बढ़ा दिया और इसकी क्या बढ़ा दी, इसकी विड्थ भी बढ़ा दी, ठीक है। अब इसकी विड्थ हो गई कितनी 2B और इसका लेंथ कितनी हो गई 2L, तो एरिया कितना बढ़ गया 2L इंटू 2B यानी कि 4LB, यानी कि अब नया एरिया क्या हो गया 4A। समझ में आ रही है बात, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, यानी कि हम सीधा सीधा यहां से कह सकते हैं कि एरिया बढ़ता तो करंट भी बढ़ता, या तो ये कह लो या ये कह लो, बट कहते हैं हम ये है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये चीज हटा दूं, हटा देते हैं। तो आपको दो बातें पता चली, क्या बातें पता चली कि भैया रेजिस्टेंस कब बढ़ता, जब लेंथ बढ़ती, रेजिस्टेंस कब घटता, जब लेंथ घटती, यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रेजिस्टेंस। दूसरी चीज क्या पता चली, एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यहां तक बातें समझ में आ गई, समझ में आ गई। दो चीज अभी और बताऊंगा, उससे पहले इनका रिलेशन निकाल लेते हैं, जो मैंने अभी बताया था कि एक नई चीज इजाद करेंगे। तो भैया नई चीज क्या आएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के, ऐसे लिख सकते। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता, तो यहां से लिख सकते R इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी हटता इक्वल टू और साथ में आता है कांस्टेंट। यहां पर वो कांस्टेंट है, देखो ध्यान से। अब ये सर ये क्या नई चीज है, तो ध्यान से देखो, इस वाले सिंबल को क्या कहते हैं, पहले तो ये समझ लो। सिंबल का नाम क्या है, तो भैया सिंबल का नाम है रो, RHO, रो, याद रहेगी। और यहां पर ये है क्या, इसको यहां बोलते हैं या तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जैसे वहां बोलते थे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या फिर दूसरी चीज क्या है, रेजिस्टिविटी, जो इसका परफेक्ट नेम है वो है रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टेंस की बहन, रेजिस्टिविटी। तो भैया रो सिंबल का नाम, और इसको कहते क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। दिख रहा है आपको, वेरी गुड, दिख रहा है, नोट कर लिया आपने, कर लिया। तो अब से एक फॉर्मूला आपने याद रख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या मैं ये हटा दूं, हटा देता हूं। देखो क्या फॉर्मूला याद कर लिया आपने, तो भैया फॉर्मूला सर ने ये याद दिला दिया कि अब से हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ, A क्या है, एरिया, R क्या है, रेजिस्टेंस। सब कुछ पता चल गया, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अभी याद रखना, दो पॉइंट रह गए हैं उसके जो मैंने अभी बताया नहीं है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, उनके बेसिस पर हमने ये फॉर्मूला बना लिया। तो अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है सर, रो। रेजिस्टिविटी का सिंबल हो गया रो, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटीरियल। ये किसी मटीरियल की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, क्या है, किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है, विच डिपेंड्स अपॉन, या फिर लिखो ओनली ऑन। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ये, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो रेजिस्टिविटी इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल विच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, पहली चीज, एंड नेचर ऑफ मटेरियल, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोनों की दोनों, क्या कि रेजिस्टिविटी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है। याद रखना, नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब है कि ये एक ए मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है,
तो इन दोनों मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग है। समझ में आई बात? सेम मटेरियल रेजिस्टिविटी सेम रहेगी जब तक उसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो याद रखें, सेम मटेरियल के लिए केवल किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। और डिफरेंट मटेरियल का तो रेजिस्टिविटी अलग अलग हो सकता है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पर करती है? दो चीजों पे, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। क्लियर हो गई बात? तो रेजिस्टिविटी इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। अब रेजिस्टिविटी की क्या बनाएंगे हम? यूनिट बनाएंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या बनेगी? ऐसा यूनिट देखिए, दिखाइए सर। तो ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी की क्या बनेगी? देखो, अगर यहां से रो निकालें, क्या आएगा? रो को यहां रखे, बाकी चीज इधर भेज दें, तो ए इधर एल नीचे, तो ये आया आर ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। ऐसा यूनिट की बात चल रही है। 1 मीटर से 1 मीटर कच्चा, तो क्या बच्चा? तो बच्चा ओम मीटर। तो बच्चों रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। याद रहेगी ये बात? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम मीटर। थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दो। तो पहले तो आप ये नोट्स बना लो। क्या क्या नोट्स बनाने? रेजिस्टिविटी क्या है, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट कैसे निकाली, ये हटा दूं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी हमें ऑलरेडी पता होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक दो मटेरियल की रेजिस्टिविटी बताने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या रेजिस्टिविटी हो सकती है। जैसे कि आपके पास रेजिस्टिविटी कॉपर की होती है। कॉपर की आप याद कर लो, कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये भैया कॉपर की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी हमें पता है। कैसे निकाली वो भी बता देता हूं। देखो, हटाऊं, ये हटा दो सर। कैसे निकाली ये थोड़ा सा देखो। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? रो, आर का फॉर्मूला था रो एल अपॉन ए, तो ये हो गया आर ए अपॉन एल, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये देखो। एक इन्होंने कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ 1 थी, एक इन्होंने ऐसे कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ 1 है 1 मीटर और जिसकी ब्रेथ भी क्या है 1 मीटर। क्लियर हुई बात? तो लेंथ 1 मीटर है तो 1 हो गया, और एरिया भी क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो यानी कि जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस वाले कंडक्टर में रेजिस्टेंस जितना ऑफर हुआ, हमने क्या किया? एक कॉपर का वायर लिया, उस कॉपर के वायर की लेंथ रखी 1 मीटर, उस कॉपर के वायर की ब्रेथ रखी 1 मीटर, ठीक है। और अब उसके अंदर एक करंट फ्लो कराया। अब हमने देखा कि इस करंट में जितना रेजिस्टेंस आ रहा है, कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? वो आ रहा है 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम। यानी कि ये आया 1.69 इंटू 10 की पावर -8, 1 का स्क्वायर अपॉन 1। तब जाके हमें पता चली इसकी रेजिस्टिविटी। ऐसे निकाली रेजिस्टिविटी, यानी कि हमने 1 मीटर लेंथ रखी उस कॉपर वायर की, 1 मीटर ब्रेथ रखी, जिससे एरिया भी क्या हो गया 1 मीटर स्क्वायर। अब हमने उसमें करंट फ्लो कराया उस वायर में, तो करंट फ्लो कराने पे जो रेजिस्टेंस पता चला हमें। कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? V = IR, यानी कि V अपॉन I। कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो तो हमें पता है, और कितना करंट जा रहा वो हम एम मीटर से नाप लेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो ऐसे हम R निकाला, तो ऐसे पता चलती है रेजिस्टिविटी। आपको बेसिक क्या याद रखना है? जिसको ये बात नहीं पल्ले पड़ी, हाई टर्म वाली बात हो सकती थी किसी किसी के लिए, तो जिसको ये बात पल्ले नहीं पड़ी वो क्या समझे? वो ये समझे रेजिस्टिविटी क्या है, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। किसकी? मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये किन चीजों पर डिपेंड करती है? ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या था? R = रो एल अपॉन ए। क्लियर हो रही बात? बहुत बढ़िया। यहां तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हटा दूं। अब क्या है? अब जो मैंने आपको बताया था, दो बचे हुए फैक्टर। कौन से दो बचे हुए फैक्टर जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता? तो एक तो हमने करा दिया किस पर डिपेंड करता? लेंथ पे। तो पहला लिख लेते हैं किस पे? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। और दूसरा क्या था? R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। तीसरा सुन लो क्या है? तीसरा क्या है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। मतलब
किसी भी वायर को अगर आप गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आप बच्चों हर चीज को प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? ऐसे मान लो कि एक वायर है, उसका एक एंड तो आपने प्लग में लगा दिया और दूसरे एंड पे बल्ब लगा दिया। तो ये वायर है, अब इस वायर पे आपने यहां नीचे मोमबत्ती लगाई। अब जब मोमबत्ती लगाएंगे तो इसका यहां का टेम्परेचर गर्म होगा। टेम्परेचर गर्म होने में बच्चों इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ लो ये बात। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। और लास्ट किस पे डिपेंड करता है? तो लास्ट डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल इसका मतलब बताओ सर। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ऐसे ऐसे समझो, जैसे मेटल है। मेटल क्या है? मेटल एक तरह का कंडक्टर है। लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं आपको कि मेटल क्या है, कंडक्टर है। और नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं नॉन कंडक्टर। यानी कि मेटल का रेजिस्टेंस कैसा है? कम है, और नॉन मेटल का रेजिस्टेंस कैसा है? ज्यादा। तो ये डिपेंड करता है ना मटेरियल टू मटेरियल। ठीक है, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस नॉन मेटल का तो ज्यादा है और मेटल का कम है। तो हम कहेंगे किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो भैया 4 फैक्टर हो गए, जिनमें से ये 2 हमारे लिए खास नहीं है। फॉर्मूला बनाने के लिए पहले वाले 2 खास हैं। क्या है? खास हैं। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए। तो आपको क्या समझ में आ गई? रेजिस्टेंस समझ में आ गया। आपको क्या समझ में आ गई? रेजिस्टिविटी समझ में आ गया। फॉर्मूला समझ में आ गया। बहुत बढ़िया समझ में आ गया। अब क्या करेंगे सर? तो बच्चों कुछ रेजिस्टिविटी के ऊपर मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, आप उसे चेकआउट करो। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है। और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं न्यूमेरिकल करने की, रेजिस्टिविटी के ऊपर चेक भी करने की उन्हें। ठीक है, अगली स्लाइड स्टार्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर आ गया। चलो, तो भैया अब 2 क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे से अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। पहले ये समझेंगे, उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। ए कॉपर वायर लेंथ 2 मीटर एंड एरिया। 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पहला दूसरा। पहले सॉल्यूशन करेंगे कौन से वाले क्वेश्चन का? पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो आप कैसे पढ़े क्वेश्चन को, कैसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, ये भी समझ लीजिए। जो जो चीज पढ़ते हुए गिवन है आपके समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, उतार डालो। अगर आपको कभी कभी बच्चों कंफ्यूजन हो जाए कि ये क्या गिवन है, तो आप यूनिट देखो और यूनिट देख के समझ जाओ ये क्या गिवन है। तो एक कॉपर वायर जिसकी लेंथ गिवन है, तो आपने लेंथ लिखी। लेंथ कितनी है? 2 मीटर। उसके बाद उसका एरिया गिवन है। एरिया कितना? 1.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट। हैज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस गिवन है कितना? 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम। आपसे पूछ रहा है रेजिस्टिविटी निकालो। तो इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। 1 नंबर का क्वेश्चन। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? RA/L। क्लियर? ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू रख दो सीधी सीधी। क्या वैल्यू रखेंगे? R की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू एरिया की वैल्यू 1.7 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन लेंथ क्या हो गई? 2। ठीक है, इसे थोड़ा बहुत सोल्व करो। 2 से 2 कट गया, रो कितना आया? 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। याद रखना, वैल्यू रखने से पहले यूनिट चेक कर लेना। सबकी ऐसा यूनिट होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत ना हो। देखो ये भी मीटर, मीटर स्क्वायर, ओम, सारी की सारी ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं पता SI CGS ये सब चीजें क्या होती हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि भैया आप जाएं क्लास 11th मेरे YouTube के चैनल पे, क्लास 11th वाली प्लेलिस्ट पे। ठीक है, वहां पे आपको क्या मिलेगा? सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट वाला लेक्चर है। ठीक है, आप वो देखिए क्लास 11th वाली प्लेलिस्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ऐसा यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट क्या होती है, बहुत सारी टाइप की यूनिट होती है। तो फिलहाल आपके लिए जितना था वो उतना मैंने बताया कि ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन। सिर्फ क्या रखना है? फॉर्मूला है, वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। हटा दूं पहला? वेरी गुड सर। दूसरा कराओ। चलिए, पहला क्वेश्चन भी हटा दूं? हटा देता हूं, तो कंफ्यूजन ना हो। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 कह रहा है एक कॉपर वायर हैज अ डायमीटर। इस बार बच्चों एक वायर का डायमीटर गिवन है 0.5 mm। आपको डायमीटर गिवन है, तो सबसे पहले तो आप क्या करें? इसकी रेडियस निकाल लें। तो R क्या होता है? D/2। ठीक है, तो R कितना आएगा यहां से? D/2 यानी कि 0.25 mm। अब ये देखो, ये SI में करना आपको। R mm में गिवन है, रेडियस mm में है, तो आपको इसे किस में करना पड़ेगा? SI में करना पड़ेगा। अब mm से मीटर में करना है, क्योंकि डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो mm से मीटर में कैसे करते हैं? छोटे से आपको बड़ा करना है।
आपको याद है वो कन्वर्जन? जिसको कन्वर्जन याद नहीं उसके लिए देखो, दो कन्वर्जन होते हैं, बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। जब बड़े से छोटा करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको mm को किस में करना है? मीटर में करना है। तो यानी कि आपको छोटे से बड़ा करना है, क्योंकि मीटर बड़ा होता है, तो आपको इसे डिवाइड करना है। अब किससे डिवाइड करना होता है ये भी सुन लो। तो आप पहले mm और मीटर वाला कन्वर्जन लिखो। देखो क्या होता है, 1 मीटर होता है कितना? 100 सेंटीमीटर। गलत है? सही है? गलत है? सही है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm। ठीक है, तो 1 मीटर कितना हो गया? ये हो गया 1000 mm। तो आपको देखो mm और मीटर वाले कन्वर्जन में क्या आता है बच्चों? 1000 आता है। तो आपको इस वाली टर्म को किससे डिवाइड करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा। क्या ये हटा दूं? हटा दो। नोट करते रहा करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ कुछ बच्चों को नहीं आती। तो r कितना हो गया? 0.25। अगर इसे 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये किस में बदल जाएगा? मीटर में। ये 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, 1000 की जगह लिख सकता हूं। ये ऊपर आएगा तो किस में हो जाएगी? माइनस में। तो 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये आ गया r। तो सीधा सीधा हटा के सबको क्या लिख दे रहा हूं? r कितना है आपके पास? r है 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये आ गया r। एक चीज आ गई। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद एक चीज आ गई r क्या है? और रेडियस है किसकी? वायर की। और क्या कह रखा? एक कॉपर वायर हैज अ डायमीटर इतना एंड रेजिस्टिविटी इतनी। तो रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है? रो। कितनी दे रखी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये नेक्स्ट चीज दे दी। ठीक है, सही है। पहले पार्ट में क्या कह रहा है? पहले पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ, एल पूछा है, एल पर क्वेश्चन मार्क लगा दो। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी कि जब रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 ओम। तो आपको तीसरी चीज दे दी। ठीक है, बहुत आसान हो गया। रो पता है, आर पता है और एल पता है। एल क्या है? डिस्टेंस, रेडियस। तो यहां पर ये क्या हो गई? एल। तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये देखो। सबसे पहले आपको पास होना चाहिए फॉर्मूला। तो आर होता है रो एल अपॉन ए और रो होता है आर ए अपॉन एल। तो जोन सा फॉर्मूला आप अपनाना चाहें अपना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको एल चाहिए, तो एल चाहिए तो एल यहां रखो, बाकी चीज इधर शिफ्ट कर दो। तो आर ए अपॉन रो, ये आ गया एल का फॉर्मूला। ठीक है, आ गया। अब आपको आर चाहिए, आर है 10 ओम। आपको रो चाहिए, रो है ये देखी। आपको ए चाहिए, एरिया। अब एरिया कैसे निकले? तो याद रखो एरिया कैसे निकले। देखो इन्होंने बोला कि एक वायर है कॉपर का और उसका डायमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब यह है कि उस वायर को सर्कल में कन्वर्ट किया तभी तो उसका डायमीटर आया। सही है बात? और तब इसकी रेडियस आई, यानी कि ये जो वायर था इसके दोनों एंड पकड़े और घुमा दिया, तभी तो ये सर्कल बना। दोनों एंड पकड़े ऐसे, ये वायर था, इसके दोनों एंड पकड़े और सर्कल में बना दिया। तो बनाने के बाद ये क्या बन गया? एक सर्कल, और ये उसका डायमीटर। ठीक है, और ये बीच से क्या हो गई? उसकी रेडियस आधी। क्लियर हो रही है बात? आ रही है बात समझ में? चलिए, तो भैया आपको लेंथ चाहिए तो कैसे करेंगे ये भी देख लो कैसे करेंगे। तो आपको रेडियस पता है, तो रेडियस पता है तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना? 22/7। एरिया निकाल रहे हैं फिलहाल। और आर 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 कितना निकाल चुके हैं आप? 0.25 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इसे सोल्व करेंगे तो एरिया कितना आएगा बच्चों? इसे सोल्व करने के बाद एरिया आएगा 0.196 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, एरिया आ गया। ये सोल्व करेंगे तो आपको अब चाहिए एल, तो वैल्यू रख दो। आर कितना है? 10। एरिया की वैल्यू आई है 0.196 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन ये है एरिया, नहीं रो नीचे कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -8। तो यहां से एल निकाल लो। एल सोल्व करके कितना आएगा? अब ये तो मैथ की कैलकुलेशन है, तो ये आएगा 122.7 मीटर। कैलकुलेशन करना, आप चेक करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चेक करते रहना। सेकंड पार्ट रह गया, उतारो जल्दी जल्दी। उतार रहे हो? चलो।
करें आगे नेक्स्ट पार्ट, ये हटा दो सर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा, तो नेक्स्ट पार्ट में कहा है कि अगर इसी वाले क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मच रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर डबल। यह कह रहा है कि इसी कॉपर वायर का अगर डायमीटर डबल कर दिया जाए तो भैया रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले दिमाग मार लेते हैं कि भैया डायमीटर और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। तो देखो आर का रिलेशन होता है एरिया के साथ, ये सही बात है, सही बात है। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सही बात है। तो हम ऐसे लिख लेंगे, ऐसे आर का रिलेशन क्या होगा इसके साथ, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, एरिया की जगह बस क्या लिख दो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे को आर को डायमीटर में चेंज करना है तो आर होता था d/2, ठीक है। तो d कितना होगा 2r, तो मैं इसकी जगह ये ना लिख दूं पाई और इसकी लिख दूंगा क्या लिखूंगा। तो अगर मेरे को क्या करना है, आर होता था d/2, क्लियर। तो मेरे को अगर इसे d के टर्म में करना है तो r की जगह लिखना पड़ेगा d/2, तो r की जगह लिखना पड़ेगा d/2 का स्क्वायर, ठीक है, सही है। इसे थोड़ा सोल्व करो तो ये कितना आएगा, ये आया 4, तो π/4 d स्क्वायर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यहां से एक बात पता चल गई कि r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, d स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 22/7 और 4 तो कांस्टेंट है ही, तो बचा क्या d स्क्वायर, यानी कि r का रिलेशन d के साथ ये है, ठीक हो गई बात। चलिए तो आपने रिलेशन निकाल लिया रेजिस्टेंस और डायमीटर के बीच का। अब क्या बोला है, अब बोला है कि डायमीटर को डबल कर दिया। याद रखना मैंने रिलेशन एरिया से ही निकाला है जैसे तैसे आप, ठीक है। तो डायमीटर क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, यानी कि देखो आर डैश कितना होगा पूछ रहा है, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस आर डैश, जब डी डैश कितना, यानी कि डायमीटर कितना कर दिया पहले वाले का डबल, क्लियर। तो वैल्यू रखो, तो आर डैश कितना होगा, तो डी में क्या रख दें, डी डैश, तो डी डैश रखो जब, तो डी डैश की जगह क्या रखूंगा 2d, और उसका क्या हो रखा है स्क्वायर, ठीक है। डी डैश की जगह क्या रखूंगा 2d और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर। तो आर डैश कितना आएगा, आर डैश आएगा 4d का स्क्वायर, यानी कि, और अच्छा ये बात बताओ मेरे को, ये 1/d स्क्वायर क्या था, 1/d स्क्वायर था आर, ये 1/d स्क्वायर क्या था आर, तो आर डैश कितना आया r/4। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, पहले वाले का 1/4। क्लियर हो गई बात। जिस बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखो, ठीक है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आपको ये इतनी बड़ी बात लग रही है, क्योंकि ये ही लेवल है। याद रखना क्लास 10th बोर्ड का ये लेवल है, आपको ये समझना है ये मैंने क्या किया है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, सिर्फ दोबारा से बता रहा हूं। यहां तक ये रिलेशन निकाल लिया, रेजिस्टेंस और डायमीटर का निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अब आप देखो पूछ रहा है आपसे नया रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस का नया सिंबल दिया आर डैश। जब नया डायमीटर कितना हो गया पहले वाले का डबल, पहले वाला डायमीटर कितना था d, उसका क्या कर दिया डबल कर दिया, ठीक है। तो हमने आर डैश निकालना है, जब d डैश रखेंगे d डैश की वैल्यू, जब r डैश रखा तो यहां पे भी क्या रखेंगे d डैश और उसका क्या हो रखा है स्क्वायर। मैंने d डैश की डायरेक्ट वैल्यू रख दी, कितनी है 2d, इसे सोल्व किया तो आया 4d, बट 1/d स्क्वायर क्या था, ये तो था r, तो इसकी जगह r रख दिया। तो यानी कि नया वाला रेजिस्टेंस पहले वाले का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो आपको एक बात पता चलेगी, क्या बात पता चल गई कि भैया डायमीटर डबल करने से रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/4 हो गया। क्लियर हुई बात। अब ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है कि भैया डायमीटर डबल कर दिया, लेंथ डबल कर दी, लेंथ हाफ कर दी, एरिया हाफ कर दिया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही बच्चों इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। और इनके लिए मैं आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आप वीडियो को देखते रहो आगे। अब मैं आपको उन क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हटा दो ये, चलिए आगे कराइए सर। तो बच्चों इंपॉर्टेंट ट्रिक रेजिस्टिविटी की निकालने की देखे बड़े ध्यान से। देखो एक क्वेश्चन है, मान लो ए वायर स्ट्रेच
डबल टू इट्स लेंथ, डबल टू इट्स लेंथ, what will be the न्यू रेजिस्टिविटी, न्यू रेजिस्टिविटी कितनी होगी ये पूछ रहा है। पहले सॉल्यूशन करेंगे, आप पहले क्वेश्चन उतार लो, ठीक है। उतार लिया, करें आगे। देखो कह रहा है एक वायर है, ठीक है भैया, मान लो ये कोई वायर है जिसकी लेंथ थी L, हमने मान ली। कह रहा है इसे इसकी लेंथ के दुगना खींच दिया गया, यानी कि इसे पकड़ा और खींच दिया, अब इसकी लेंथ हो गई इतनी, यानी कि अब लेंथ कितनी हो गई 2L, ठीक है। ये तो है न्यू लेंथ और ये क्या है ओल्ड लेंथ, यानी कि पुरानी लेंथ, पुरानी लेंथ इतनी थी, ठीक है। कह रहा है कि अब बताओ रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा। तो जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ा है उसे ये बात पता होगी रेजिस्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड करती थी। रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती थी, एक टेम्परेचर और एक नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल चेंज किया है या नहीं किया। तो देखो इसमें ना तो टेम्परेचर बदला गई, टेम्परेचर तो नहीं बदला। दूसरा मटेरियल चेंज कर दिया गया, मटेरियल चेंज नहीं करा, मटेरियल को खींचा गया। तो यानी कि रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। सर इस फॉर्मूले से RA/L से तो चेंज हो रहा है, तो बच्चों ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के चेंज को नहीं बताता, याद रखना नहीं बताता। ये फॉर्मूले में RL के इनवर्स प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, बट ये फॉर्मूला ओरिजिनली रो के लिए नहीं है। ये फॉर्मूला ओरिजिनली किसके लिए डेवलप हुआ, R के लिए था। ये फॉर्मूला था रेजिस्टेंस के लिए, क्या था, ρL/A, रो के लिए नहीं था ये फॉर्मूला, याद रखना ये बात। तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा, तो रेजिस्टिविटी में आंसर है देयर विल बी नो चेंज। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एज इट डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, ठीक है। रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं आएगा जब वायर की लेंथ को खींच के डबल कर दिया। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। हटा दूं मैं इस बात को, हटा दो। अब मैं क्वेश्चन में चेंज कर लूं, अगर रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा तो किस में चेंज आएगा, तो भैया लेंथ को डबल किया गया, लेंथ को खींचा है, तो रेजिस्टेंस में तो चेंज आएगा। तो मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूं, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। मैंने क्वेश्चन बदल लिया, तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा। मैंने आपको वाला रेजिस्टिविटी वाला भी तरीका बता दिया, अब रेजिस्टेंस वाला तरीका बता रहा हूं। आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। देखो मान लो ये आपका कोई वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ है L, तो इसकी कुछ ब्रेथ भी होगी B, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसका कुछ एरिया होगा यहाँ पे L/B, यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। अब इसे पकड़ के उसने क्या किया, खींचा। तो बच्चों खींचा में क्या होता है, देखो जब मैं इस मार्कर को पकड़ के खींचूंगा तो इसकी लेंथ तो लंबी होगी, बट ये लेंथ का बड़ा हुआ हिस्सा कहां से लेगा, तो लेंथ का बड़ा हुआ हिस्सा लेगा ये मार्कर की ब्रेथ से। लेंथ कैसे बढ़ाएगी, जब मार्कर की ब्रेथ को कम करेगा, ब्रेथ कम होगी और लेंथ बढ़ेगी। समझ में आ गई बात आपको। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा दुगना, बट इसकी ब्रेथ क्या होगी, कम। तो जब इसकी लेंथ, नई लेंथ L' क्या होगी, L', कितनी हो गई वो पुरानी वाली की 2L। क्लियर बच्चों, ठीक। जब लेंथ बढ़ा दी तो एरिया क्या होता है, ब्रेथ कम होने से एरिया बच्चों कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है, ध्यान दे इस बात पे। तो लेंथ बढ़ा दी, L' कितनी हो गई 2L, तो A' कितना हो जाएगा, याद रखें इस बात को। क्या याद रखें कि भैया जब लेंथ जितनी बढ़ती है एरिया उतना घटता है। अगर लेंथ दुगनी बढ़ गई तो एरिया हाफ हो जाएगा, ठीक है, एरिया हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ चौगुनी बढ़ गई तो लेंथ एरिया 1/4 हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, A/2। पहले वाले का क्या हो गया, एरिया हाफ हो गया। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। तो लेंथ बढ़ गई दुगनी और एरिया हो गया हाफ। तो भैया नया R' क्या होगा, तो ये पूछा। तो पहले पुराने वाला क्या था, पुराने वाला था
L अपॉन ए, L अपॉन, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो नया वाला क्या होगा, R डैश, तो नया वाला रेजिस्टिविटी तो चेंज होती ही नहीं, रो, बट L चेंज हो गया, कितना, L डैश हो गया, A चेंज हो गया, A कितना हो गया, A डैश हो गया। तो नई वालों की वैल्यू रखो, क्या रखेंगे, रो, L डैश की वैल्यू कितनी हो गई, बढ़ा के कर दी दोगुनी, तो 2L, एरिया कितना हो गया, एरिया तो हाफ हो जाएगा, तो एरिया हाफ हो गया, तो A कितना हो गया, A बाय 2, ये 2 ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया, 2 2 जा कितने हो गए 4 रो L अपॉन A। सही है ये बात, सही है ये बात। अब आप बताओ रो L अपॉन A क्या था, R, तो इस पूरे की जगह क्या लिख दूं मैं, R, तो R डैश कितना आएगा 4R, समझ में आ गई बात। तो यानी कि न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 गुना हो गया, पहले वाले के 4 गुना हो गया। लेंथ बढ़ाई, रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये तो कहीं सुना है, तो ये अभी आपने कहां सुना था, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। पहला फैक्टर था लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो देखो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4 गुना हो गया, R डैश कितना हो गया 4R, यानी कि नया रेजिस्टेंस पहले वाले के 4 गुना हो गया। उतर हटा दूं ये, आप याद रखना, एक आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए याद रखना, क्या याद रखना, जब लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस कितना आया, पहले वाले का 4 गुना। पहला क्वेश्चन है ये मैंने लिख दिया, जब लेंथ को डबल किया, ये हटा दूं, हटा दो, आगे देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए वायर स्ट्रेच डबल टू इट्स लेंथ, ये किया था हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लो, ए वायर कंप्रेस कर दिया, ए वायर कंप्रेस करा हमने, कंप्रेस हाफ को ऐसे लिख लो, या फिर हाफ टू इट्स लेंथ, यानी कि एक वायर था ऐसे, देखो एक तो होता स्ट्रेच खींचना, एक होता कंप्रेस दबाना, तो जब कंप्रेस करा तो लेंथ उसकी छोटी कर दी, कितनी कर दी, लेंथ हाफ कर दी। तो ऐसे मान के चलो कि एक वायर था, उसकी पहले लेंथ थी L और उसकी कुछ ब्रेथ थी B, ठीक है। अब उसकी लेंथ को घटा के कर दिया कितना, L डैश कितना कर दिया, L बाय 2, सही है। थोड़ा सा सर अच्छा सा बनाओ, ये लो। तो अब लेंथ घटाई और लेंथ घटा के L डैश कितनी कर दी, L बाय 2, यानी कि लेंथ घट के कितनी हो गई, आधी हो गई। तो भैया एरिया क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, जब लेंथ आधी होती है तो एरिया बढ़ जाता है, कितना बढ़ गया, 2A बढ़ गया, ठीक है। चलिए आगे देखो, तो जब लेंथ बढ़ गई तो एरिया घट गया, कितना घट गया, तो पहले रेजिस्टेंस कितना था, तो पहले एरिया था L इंटू B, तो रेजिस्टेंस कितना था, रो L अपॉन A। अब न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टिविटी तो चेंज होती नहीं, लेंथ हो गया L डैश और A हो गया A डैश, तो रो वैल्यू रखो, L डैश कितना है L बाय 2 और A डैश कितना है 2A, क्लियर। तो 2 2 कितना हो गया 4, यानी कि रो L अपॉन 4A, बट रो L अपॉन A की जगह क्या लिख सकते हैं, R, तो R डैश कितना आ गया, इसकी जगह देखो, इसकी जगह आ गया R बाय 4, यानी कि जब आपने लेंथ घटाई तो रेजिस्टेंस भी घट गया। समझ में आ रही है बात, कुछ लिंक जोड़ पा रहे हैं आप, कि जब लेंथ बढ़ाते थे तो रेजिस्टेंस बढ़ता था, जब लेंथ घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी घट जा रहा है। और प्रूफ क्या है, प्रूफ ये रहा, लेंथ घटाइए हाफ कर दी तो रेजिस्टेंस 1/4 हो गया। क्लियर हो रही है बात। तो अब यहां देखो, फिर से लिख रहा हूं, लेंथ को क्या किया गया, लेंथ को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस 1/4 हो गया। कुछ समझ में आ रही है बात। अब मैं आपको इसकी ट्रिक देता हूं। मान लो अब कहता हूं आपसे, ए वायर स्ट्रेच 3 टाइम्स टू इट्स लेंथ, या फिर बोलता ए वायर स्ट्रेच 75 टाइम्स टू इट्स लेंथ, तो आप तो हर बार ऐसे सोल्व करने में लग जाओगे, तो हर बार तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं कि भाई वो कितना भी बोले, कितने भी टाइम्स बोले, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं। क्या ट्रिक है देखो, तो पहले शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं यहां पे, भैया शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक कि नया रेजिस्टेंस कितना होगा, नया रेजिस्टेंस होगा N² R के बराबर। ये शॉर्ट ट्रिक है, नया रेजिस्टेंस होगा N² R के बराबर। सर ये कैसे, देखो N है कि क्या किया गया, पहले वाले क्वेश्चन में लेंथ को डबल किया था,
तो n हो गया 2 हो गया, डबल किया तो 2 2 जा कितने होते हैं 4, रिजल्ट क्या आया 4r। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो लेंथ को क्या गया हाफ, तो n हो गया 1/2 हाफ, तो n 1/2 की तरह कितना होगा 1/4 r/4। दिख रहा है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। थर्ड, अब मान लो लेंथ को 3 टाइम कर दिया तो n कितना हो गया 3, तो r कितना आएगा डैश 9r। समझ रहे हो बात, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ऐसे पेपर में करना नहीं है, ये सिर्फ चेकिंग मेथड है, चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। करना कैसे, करना तो ऐसे ही है, सिर्फ आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। अब मैं आपसे बोलूं कि लेंथ को 75 गुना कर दिया, कर लोगे, कर लेंगे, n की वैल्यू 75, कहानी खत्म, उसका स्क्वायर कर दो, बहुत इजी है, इजी है ना। चलिए, तो अगर इजी है तो आप ये कर सकते। इसी के साथ रेजिस्टिविटी खत्म हो गई, न्यूमेरिकल खत्म हो गए। सर अब क्या देंगे, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स के ऊपर, आप जाइए उन्हें सोल्व करिए, अटेम्प्ट करिए, करना जरूरी है। रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल है और आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए। कोई टॉपिक ढंग से नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे, अगर कोई टॉपिक ढंग से नहीं समझ में आया आप कमेंट करेंगे या फिर वीडियो को बार बार पॉज कर करके देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कैसे होना है। क्लियर हो गई बात। अभी के लिए क्या करते हैं, लेक्चर खत्म करते हैं, लेक्चर काफी लंबा हो गया, लेक्चर नंबर 2 था ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जल्द ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, 3-4 लेक्चर में लगभग आधा चैप्टर खत्म हम कर चुके। समझ में आ गई बात, अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाय करना है, सर को बाय करना है।